आज हमें क्या पढ़ना है? त्रिपक्षीय संघर्ष। तो पहले थोड़ा समझो। कन्नौज पर किसका शासन था? गुप्तोत्तर काल में मौखरी वंश का। और मौखरी वंश के ग्रह वर्मा से हर्षवर्धन की बहन का ब्याह हो गया। ठीक। तो यानी अगर कहा जाए सारी जो खुजली है वो किसको लेकर है? कन्नौज को लेकर। प्राचीन भारत में गुप्तोत्तर काल से पहले जो स्थिति पाटलिपुत्र की थी वही स्थिति कन्नौज ने प्राप्त कर ली। और कन्नौज को इतना इंपॉर्टेंट बनाने का श्रेय अगर कहा जाए तो आप दो नाम लेंगे। एक मौखरी वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम यशोवर्मन है, और रही बची कसर हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरी कर दी। तो अब धीरे धीरे जो पाटलिपुत्र की पोजीशन थी वो पोजीशन पाटलिपुत्र से शिफ्ट होगी और कहाँ आ जाएगी? कन्नौज। यानी हर्षवर्धन की जीवित रहते रहते कन्नौज की स्थिति क्या हो गई? नहीं, यशोवर्मन के काल में स्थिति अच्छी हुई थी। ठीक है, यानी हर्षवर्धन के जीवन काल के आते आते दौरान कन्नौज की स्थिति कैसी हो गई? बहुत ज्यादा व्यापक उन्नत दशा को प्राप्त कर लिया था। किसने? कन्नौज ने। समझते रहना कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हो रहा है, और इस कन्नौज को जीतने के लिए क्या होगा? त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। कब? जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाएगी। तो थोड़ा सा समझो पहले मेरी बात। ये भारत है, ये है हरियाणा। हरियाणा पर किस वंश का शासन है? वर्धन वंश। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन। इसकी मृत्यु के बाद क्या होगा? अच्छा, इसका साम्राज्य, हर्षवर्धन का साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तारित है? इसका साक्ष्य दिया ह्वेनसांग ने। किसने कहा? ह्वेनसांग ने अपनी किताब सियूकी में हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की चर्चा की है। और उसके तहत उसने क्या बताया कि जो हर्षवर्धन है उसका भारत में जो साम्राज्य है वो अफगानिस्तान से लेकर यानी तक्षशिला से लेकर पाकिस्तान वर्तमान का, पंजाब और हरियाणा, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर्षवर्धन के समय एक वंश है लोहार वंश, और लोहार वंश का दुर्लभ वर्धन के बारे में जानकारी हमें मिल रही है कि ये दुर्लभ वर्धन के संबंध हर्षवर्धन से बहुत खास थे। यानी कश्मीर का जो आधिपत्य है वो किसके हाथों में? हर्षवर्धन के साम्राज्य में। ये भी कश्मीर, आगे आए यूपी, यूपी से थोड़ा आगे है बिहार। फिर याद करो हर्षवर्धन ने साम्राज्य का विस्तार किया और क्या किया? वल्लभी को भी जीत लिया, आया ना। जब हर्षवर्धन अपने अंतिम समय काल पे था तो उसने बंगाल को भी जीत लिया। बंगाल पे इस समय गौड़ वंश का शासन था और गौड़ वंश के रूप में शशांक इस पर शासन कर रहा था। यानी हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर बंगाल को भी वर्धन साम्राज्य में शामिल कर लिया। यानी अगर कहा जाए तो जो हर्षवर्धन का साम्राज्य है वो लगभग पूरे भारत, उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत, ये तो समझ रहे हो ना। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी श्रेणी काट रही है? विंध्या पर्वत। विंध्या पर्वत भारत के बिल्कुल बीच से निकल रहा है और दो भागों में बांट रहा है। तो कश्मीर है ना, थानेश्वर, हरियाणा, यूपी, थोड़ा सा मगध का हिस्सा, वल्लभी और बंगाल। तो हर्षवर्धन का साम्राज्य इतनी जगह विस्तारित था। हर्षवर्धन है कैसा राजा? मजबूत है, मजबूत है। और उसने अपनी राजधानी कहां ट्रांसफर कर ली? कन्नौज में। कन्नौज में राजधानी स्थानांतरित करने के बाद उसने सारी जगहों को बढ़िया से देख रेख में अपनी रख लिया। लेकिन हर्षवर्धन जैसा राजा दोबारा नहीं होगा। हर्षवर्धन की डेथ होगी,
डेथ होने के बाद क्या कन्नौज से बैठा कोई व्यक्ति इतने बड़े साम्राज्य को चला पाएगा? यदि वो शक्तिशाली नहीं है तो नहीं चला पाएगा। और यही हुआ, जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन का साम्राज्य कई भागों में टूट गया और छोटे छोटे साम्राज्य भारत में दिखाई देने लगे। यहां तक मेरी बात समझ में आए? पक्का? यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देखो भारत की स्थिति क्या है। मैप खोल लें क्या? मैप कहां मिलेगा? इससे क्लियर होगा। दिख रहा है? अब देखो हर्ष की मृत्यु के बाद क्या है? हरियाणा यानी थानेश्वर, यूपी, बिहार। यानी हर्ष यहां से बैठ, कन्नौज का है, कन्नौज है, ये कन्नौज है। ठीक, ये कब की बात कर रहे हैं हम? जब हर्षवर्धन की डेथ हो चुकी है। और हर्षवर्धन की डेथ के बाद भारत कई सारे भागों में बढ़ गया। अब समझो, ये कन्नौज है, कन्नौज में पहले कौन सा शासक था? मौखरी वंश। और मौखरी वंश से हर्षवर्धन के संबंध अच्छे हो गए और वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया? थानेश्वर से कन्नौज आ गया। अब कन्नौज से बैठकर वो पूरे साम्राज्य को देख रहा है। मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद कन्नौज पर किसका शासन हो गया? आयुध वंश का। समझते रहना अभी, किसका हो गया? आयुध वंश। आयुध वंश के दो भाई, एक इंद्रायुध और दूसरा चक्रायुध। ये दोनों भाई कन्नौज की गद्दी के लिए आपस में ही लड़ते रहेंगे। कब की बात? आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ हुई, एक नए साम्राज्य ने फिर से अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। यानी थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा मालवा और थोड़ा सा महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों को थोड़ा थोड़ा मिलाकर एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसे गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानेंगे। वल्लभी था, अब नहीं वल्लभी है, गुजरात को वल्लभी बोल रहा है, ठीक है। प्रतिहार का साम्राज्य कहां से कहां है? थोड़ा राजस्थान, थोड़ा गुजरात, थोड़ा एमपी यानी मालवा और थोड़ा महाराष्ट्र। इसके जस्ट अपोजिट यहां पर, यानी इसकी बाउंड्रीज जुड़ते हुए यहां आ गया राष्ट्रकूट। कौन आ गया? और जो हर्षवर्धन ने बंगाल जीता था, बंगाल मतलब उड़ीसा से स्टार्ट हुआ और पूरा बंगाल बंगाल कहलाता था, यहां पे आ गए पाल वंश। और भी कई छोटे राज्य हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष जिनके बीच होगा, बस आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कितने साम्राज्य? एक गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल, और तीसरा जो राष्ट्रकूट है वो कहां पर है? दक्षिण भारत में। ये तीन राज्य आपस में लड़ेंगे, किसके लिए? बिकॉज ऑफ कन्नौज। समझे? हर्षवर्धन ने जब शशांक को मारा, ऐसा कहा जाता है, हर्षवर्धन ने जब शशांक को मारा तो पूरा बंगाल किसके अधीन आ गया? हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन की डेथ होने के बाद यहां का शासन, अब कन्नौज पे बैठा कोई कमजोर व्यक्ति है, दिमाग लगाना, कमजोर कौन है? ठीक है। अब ये कमजोर व्यक्ति क्या यहां से इसके शासन को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। ऐसे शासन को संभालने के लिए एक मजबूत राजा चाहिए, वो हर्षवर्धन है, उसके अलावा कोई है नहीं। क्या ये पाल वंश, जो जहां पर पाल वंश बन रहा है, यानी वर्तमान में जो बंगाल है, इस बंगाल में क्या हो गया? अराजकता की स्थिति फैल गई। ठीक, जैसे अराजकता की स्थिति फैली, यानी अमीर गरीबों को कुचल रहे हैं, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में क्या होगा? गरीब लोग आपस में ही किसी को नियुक्त करेंगे और
बंगाल का राजा बना देंगे, जिसने पाल वंश की स्थापना की और उसका नाम गोपाल है। नहीं समझे मेरी बात? यहां तक बात समझ आई? यानी पाल वंश का गोपाल एक ऐसा शासक है जो राजतंत्र शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी उसका निर्वाचन किया जा रहा है। किसके द्वारा? जनता द्वारा। और गोपाल ने बंगाल में मत्स्य न्याय को समाप्त कर दिया। किसको कर दिया? मत्स्य न्याय क्या है? जैसे समुद्र में बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही समाज में अमीर हमेशा किसको खा रहा है? इसी को क्या कहा गया? और मत्स्य न्याय को खत्म करने का श्रेय किसको गया? गोपाल को। मेरी बात समझे? तो हर्षवर्धन के बाद बंगाल पर किसका शासन? पाल वंश का। और पाल वंश का संस्थापक कौन है? वहीं प्रतिहार। प्रतिहार यहाँ पर स्थित, जहाँ पर राजकूट है, यहाँ पर पहले चालुक्य वंश था। पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुना है? ऐहोल अभिलेख। वो पुलकेशिन द्वितीय इस प्रतिहारों को अपना सामंत बनाए हुए था। यानी जो प्रतिहार वंश यहाँ पर है, ये किसके अधीन है? चालुक्य वंश के शासक ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय के। जैसे पुलकेशिन द्वितीय की डेथ हुई, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ये कब हो रहा है? आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन की डेथ हुई तभी उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय की डेथ हो गई, और ये क्या हो गए? स्वतंत्र होकर कौन सा राज्य बना दिए? गुर्जर प्रतिहार। और इनका संस्थापक है नागभट्ट फर्स्ट। यहां तक समझे? और राष्ट्रकूट का शासक दुंती दुर्ग। आगे बात समझे? पक्का? ये सब बातें कब की हो रही हैं? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। अब गुर्जर प्रतिहार हो, चाहे राष्ट्रकूट हो, चाहे पाल वंश के गोपाल हो, ये सब किधर भागेंगे? कन्नौज की ओर। और सब कन्नौज को जीतने का प्रयास करेंगे। और इस जीतने के प्रयास के क्रम में हम क्या देखेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या मेरी बात पकड़ पाए? पक्का? अब क्वेश्चन ये कि कन्नौज में ऐसी क्या क्या चीजें थी जिसके लिए हर राजा पागल हुआ पड़ा है? कुछ तो होगा ना? तो क्या क्या है? नहीं समझे मेरी बात? हर्षवर्धन की राजधानी थी तो वहां क्यों? तो किसको? इतना बड़ा साम्राज्य खुद खेल रहे नाम से, खेलो। ये सब यहां क्यों भाग रहे हैं? और तो चलो, एक जाए, दो जाए, तीनों जाएंगे क्या? तो पहले इसको हराओ ना। अगर इनके अंदर खुजली है यहां जाने के लिए तो पहले इसको हराओ, फिर जाओ। सब इधर भाग रहे हैं, क्यों? तो कन्नौज में कुछ तो होगा जो कहीं और नहीं था, जिसकी वजह से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो पहले पढ़ने से पहले, त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ने से पहले कन्नौज की स्थिति देखेंगे कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ। आगे बात समझ में? चलो बिगाड़ दें। अब आ जाओ, कन्नौज है कहाँ? तो कन्नौज है लगभग लगभग ये। ठीक? चल रहा है। हाँ ठीक, कन्नौज है ये। अब सोचो, और यहां से उत्तर भारत, ये उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत। अब सोचो, ये है प्रतिहार, ये है राजकूट और ये है पाल। ये सब कहां भाग रहे हैं? क्यों? देखो, यदि कन्नौज पर शासन है किसी का, तो कन्नौज से चाहे उत्तर की दूरी देखो, चाहे दक्षिण की दूरी देखो, चाहे पूरब की दूरी देखो, क्या तीनों स्थिति बराबर है? यानी ये कन्नौज उत्तर भारत के लिए बिल्कुल प्राइम लोकेशन था। यहां पर कोई बैठ जाता तो साम्राज्य के किसी भी हिस्से पर अपनी पकड़ बना सकता था। तो राजनीतिक महत्व है कन्नौज का कि नहीं हो गया? पहला कारण समझ में आया कि सब कन्नौज की ओर क्यों भाग रहे हैं? यानी राजनीतिक महत्व के मामले से कन्नौज की प्राइम लोकेशन उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा रही है। एक कारण समझ में आ गया। दूसरा कारण देखो, ये समझ गया ना?
हटाओ। दूसरा कहाँ देखो, कन्नौज कहाँ है, ये कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कि पूरब में है, पश्चिम में है। और तुम्हें पता है कि गंगा और एक यमुना, गंगा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, गंगोत्री, और यमुना का उद्गम है बंदरपूछ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी यहीं से कहीं निकल रही होगी गंगा। और गंगा निकल रही है कन्नौज से प्रवेश करते हुए, यूपी को क्रॉस करते हुए बिहार, और बिहार से बांग्लादेश। ठीक यमुना उसके पीछे से आ रही है और कन्नौज को घेरते हुए इलाहाबाद में मिल रही है, यानी संगम तो इलाहाबाद बनना ना। अब देखो कन्नौज की लोकेशन क्या दो नदियों के बीच में है, तो गंगा यमुना के दोआब के बीच कौन स्थित है, कन्नौज। अब दो नदियां अगर एक क्षेत्र को सिंचित करेंगी तो जमीन कैसी होगी, उपजाऊ होगी, खेती अच्छी होगी, समझ रहे हो, कृषि अच्छी होगी। दो समझ में आए। तीसरा देखो, अब जब नदी जा रही है तो नदी में अगर जहाज डाल दो, नाव डाल दो, तो उनके व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति होगी कि नहीं होगी। माल कहीं से भी हो आराम से बंदरगाह तक पहुंच जाएगा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह याद आया। यानी तीसरा इसका उद्देश्य, तीसरा क्या है, ये व्यापारिक मार्ग भी, व्यापारिक जल मार्ग भी प्रस्तुत कर रहा है कन्नौज। यहां पर बैठा व्यक्ति आराम से जहाज को उतारेगा और बांग्लादेश तक पहुंचा देगा। समझ गए। तीसरा देखो, चौथा देखो, कन्नौज क्या है, ये यहां से मतलब ये कन्नौज जो है पूरी तरह से एक चौराहे के रूप में काम करेगा। कैसे, देखो यहां से एक रूट निकला और कन्नौज से होते होते आके कांचीपुरम तक पहुंचा। यानी कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी कैसी है, बेहतर। कन्नौज में खड़े हो जाओ, कोई भी बस मिल जाएगी, उस समय की बात कर रहे हैं। कन्नौज में आपको वाहन मिल जाएंगे, चाहे जम्मू कश्मीर जाना हो चाहे कांचीपुरम जाना हो। पहले समझे। दूसरा, एक मार्ग आ रहा है जो तक्षशिला से होते हुए राजस्थान, राजस्थान से होते हुए यूपी को क्रॉस कर कन्नौज के बगल से निकलते हुए बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होते हुए कामरूप। यानी जो कनेक्टिविटी है सड़क की, वो पूरा उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जोड़ रही है। वो कहाँ से निकल रहा है, कन्नौज। जो पश्चिम से शुरू हो रहा है व्यापारिक मार्ग या सड़क मार्ग और असम कामरूप तक जा रहा है, वो भी कहाँ से निकल रहा है, कन्नौज। तो सड़क मार्ग के हिसाब से कन्नौज कैसी है, कैसा है, बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है। इस वजह से हर राजा कहाँ पे अपना शासन स्थापित करना चाहेगा, कन्नौज। 3 कारण समझ, 4 आ गए। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण कि जो हर्षवर्धन था उसने कहाँ से राजधानी बनाई अपनी, कन्नौज। और हर्षवर्धन इनके बाद वाले आने वाले राजाओं के लिए बिल्कुल आइडियल किंग था। कौन, यानी हर्षवर्धन बाकी सभी, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, चाहे राष्ट्रकूट हो, चाहे पाल वंश हो, इन सब के लिए आइडियल किंग कौन है, हर्षवर्धन। अब किसी को अगर आइडियल बना लिए हो तो उसी की तरह बनने का प्रयास करोगे। और इसीलिए सभी लोग कहाँ भागे कि हर्ष भाई ने भी अपनी राजधानी कन्नौज बनाई है तो हम भी कन्नौज बनाएंगे। इस वजह से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरी बात पकड़ पाए। और इतने महत्वपूर्ण राज्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होना जरूरी था। आ गई बात समझ में, पक्का करा दें, करा दो। चलो देखो, ये क्या है, हरियाणा, और ये है यूपी होते हुए कन्नौज। जो पॉइंट है ये कन्नौज है, ठीक है। यहां पर प्रतिहार, राजकोट और उड़ीसा से पूरा पालवंश, बंगाल। जब ये त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ
क्या हुआ? जब त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ तो उस समय शुरू करने का श्रेय, यानी पहली बार लड़ाई किसने शुरू की? गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज ने। उस समय प्रतिहार वंश का शासक कौन था? वत्सराज। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। समझना, ये कौन सा कन्नौज है, और कन्नौज पर किसका शासन है? किसका शासन है? हाँ, कन्नौज पर आयुध वंश, एक है चक्रायुध और एक है इंद्रायुध। ठीक, जब त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ तो गुर्जर प्रतिहार का शासक कौन है? वत्सराज। राष्ट्रकूट में बैठा है ध्रुव और बंगाल में बैठा है धर्मपाल। समझ रहे हो? इनके आपसी लड़ाई को मुद्दा बनाते हुए वत्सराज ने किधर कूच किया? निकला कहां पर? कन्नौज के लिए। यानी इनकी मजबूरी, इनकी लड़ाई का फायदा किसने उठाया पहली बार? वत्सराज। तो पूछा जाए कि त्रिपक्षीय संघर्ष सबसे पहले शुरू किसने किया? वत्सराज। ठीक है, ये निकले कन्नौज, और कन्नौज में चक्रायुध को हराया और इंद्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया। यानी आयुध वंश का शासक कौन बन गया यहां पर? इंद्रायुध। किसकी सहायता से? वत्सराज की सहायता से। जैसे ही ये चक्रायुध को हराने जा रहा था, धर्मपाल ने भी कूच किया किधर? कन्नौज की ओर। तो वत्सराज ज्यादा शक्तिशाली था, उसने इंद्रायुध चक्रायुध को हराया, इंद्रायुध को बैठाला और साथ ही साथ धर्मपाल को भी हरा दिया। नहीं समझे? मेरी बात समझे क्या? यह है कन्नौज, और कन्नौज पर शासन है किसका? आयुध वंश के चक्रायुध और इंद्रायुध। ये दोनों भाई हैं और गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जैसे ये दो भाई लड़ेंगे, इस लड़ाई का फायदा कौन उठाएगा? गुर्जर प्रतिहार का शासक वत्सराज। ये वत्सराज निकलेगा कन्नौज की ओर, और कन्नौज में चक्रायुध को गद्दी से उतारेगा और इंद्रायुध को गद्दी पर बैठा देगा। यानी आयुध वंश, यानी कन्नौज पर कौन बैठा है? इंद्रायुध को सपोर्ट किसने किया? तो चक्रायुध को सपोर्ट करने के लिए धर्मपाल बंगाल से निकलेगा और कहां पहुंचेगा? कन्नौज। और चक्रायुध हारे हैं, इस वजह से वत्सराज मजबूत है, चक्रायुध को हराएगा और धर्मपाल को भी हरा देगा। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो पहला पक्ष है वो किसकी तरफ भारी है? मेरी बात समझ गए? पक्का? ये खुजली हो किसके बीच रही है? 1, 2 और 3, इनका कोई रोल नहीं ना। ये आएंगे बड़ी अम्मा बनेंगे, ये कहेंगे अच्छा अच्छा तुम लड़ रहे हो, तुम लड़ रहे हो, तो हम क्या करेंगे? अब हम भी जाएंगे। जाने के पीछे का उद्देश्य देखो, अभी क्या बताया था? पुलकेशिन द्वितीय यहीं पे तो शासन कर रहा है, और प्रतिहार किसके सामंत थे? पुलकेशिन द्वितीय के। प्रतिहार अलग स्वतंत्र हो गए, इनको गुस्सा आएगा, ये इनको हराने जाएंगे। कहाँ? कन्नौज निकलेंगे। निकलेंगे, धर्मपाल हार चुका है, वत्सराज जीत चुका है, ध्रुव पहुंचेगा कहाँ? कन्नौज, और वत्सराज को हरा देगा। समझ गए? तो पहली बार ऐसा हुआ कि दक्षिण भारत का कोई राज किधर मूव कर रहा है? उत्तर भारत की ओर। अभी तक के सारे इतिहास में हमने क्या पढ़ा? चाहे वैदिक सभ्यता हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे मौर्योत्तर काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे हर्षवर्धन का काल हो, हम क्या देख रहे हैं? जो भी राजा उत्तर भारत में है वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। कहां पर? दक्षिण भारत में। क्या हमने अभी तक पढ़ा है दक्षिण भारत का कोई साम्राज्य ऊपर आया? ये पहला मौका है जब ध्रुव दक्षिण भारत का होने के बावजूद भी कहां जाएगा? उत्तर भारत। बता भाई, तो जीत गया, वत्सराज हारेगा और तुरंत चक्रायुध को गद्दी से उतारेगा, सॉरी इंद्रायुध को गद्दी से उतारेगा और चक्रायुध को गद्दी पर बैठा देगा। समझ में आया? ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइम लोकेशन ऑफ द कन्नौज।
कन्नौज की व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी है, कन्नौज की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कन्नौज हर्षवर्धन द्वारा शासित था, इस वजह से कन्नौज इतना इम्पोर्टेंट हो गया। गंगा यमुना का दोआब है, उपजाऊ है, सब कुछ सारी कंडीशन अच्छी कहाँ पे है, कन्नौज की। और सोचो ये है पूरा उत्तर भारत, बता चुके कन्नौज पर बैठा व्यक्ति यहाँ भी आराम से उतनी दूरी करेगा, इतनी दूरी यहाँ के लिए और इतनी दूरी, यानी कन्नौज में बैठा व्यक्ति उत्तर भारत में जितना भी साम्राज्य विस्तार कर ले यहाँ से देख रेख बहुत आराम से कर सकता। आगे बात समझ, ध्रुव जीत गया, ध्रुव जीत गया। और कौन बैठ गया गद्दी पर, पहले कौन बैठा था, इंद्रयुध किसने बैठा ला, वत्सराज ने। वत्सराज ने इंद्रयुध को गद्दी बैठा, चक्रयुध को हराया, धर्मपाल भी निकले और वत्सराज ने धर्मपाल को भी हरा दिया। ऐसे में इसको खुजली होगी, ये बढ़ेगा कहाँ, कन्नौज, कन्नौज बढ़ेगा, वत्सराज को हराएगा, चक्रयुध इंद्रयुध को गद्दी से उतारेगा और चक्रयुध को गद्दी पर बैठा देगा। आ गई बात सुन, पक्का। अब सुनो, वत्सराज हार गए, वत्सराज के बाद रामभद्र है, एक शासक है जो गुर्जर प्रतिहार का है, लेकिन ये कैसा शासक है, कमजोर है। इसके बाद एक शासक और आएगा, नागभट्ट सेकंड। अब ये बदला लेगा किससे, ध्रुव कहाँ बैठे हैं, कन्नौज में किसको बैठा ले हुए हैं, नागभट्ट जाएगा, ध्रुव को हराएगा, चक्रयुध को हराएगा और धर्मपाल को फिर से हरा देगा। अब नागभट्ट का पूरा शासन, प्रत्यक्ष शासन किस पर हो गया, कन्नौज का। ऐसा त्रिपक्षीय संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि राजतंत्र है, ज्येष्ठाधिकार का अधिकार है, बाप का बड़ा लड़का गद्दी बैठेगा और यहाँ पर युद्धों की श्रृंखला चलती रहेगी। बाप की मृत्यु का बदला बेटा, बेटे की मृत्यु का बदला उसका बेटा, उसके बेटे की मृत्यु का बदला उसका बेटा। तो अगर पूछा जाए त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरण तक चला, 6 चरण। आपको 6 चरण नहीं जानने हैं, शुरुआत याद रखो, कभी नहीं पूछा जाएगा छठा चरण में कौन जीता, 5वें चरण में कौन जीता। यूपीएससी का तुम्हें टेम्परामेंट पकड़ना पड़ेगा। अभी हम तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, और तुम्हें पढ़ाते समय क्या बोला था, एंशिएंट हिस्ट्री से पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी। तो जब हम ये बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा ना, क्या है, क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा, काम नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हैं फिर टीचर्स। यूपीएससी क्यों नहीं पूछती पॉलिटिकल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री से। अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया से, और ये हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछी जाती। क्यों, क्योंकि प्राचीन भारत है कैसा, राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब राजा ही राजा हैं, कई सारे राजा, छोटे छोटे साम्राज्य और छोटे छोटे राजा, कुछ बड़े बड़े भी हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, युद्ध करना। तो हर्षवर्धन कितने युद्ध कर रहा है, समुद्रगुप्त कितने युद्ध कर रहा है, क्या कभी पूछा गया, क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि ये बिल्कुल आम चीज है। प्राचीन भारत पढ़ोगे तो युद्ध होंगे ही, कितने युद्ध याद कर लोगे, तो यूपीएससी का चेयरमैन भी जानता है, इतने सारे युद्ध कैसे याद करोगे। इस वजह से पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछी जाती। दूसरी कारण, युद्ध वही पूछा जाएगा जिससे भारत की राजनीति में अचानक से परिवर्तन होगा। नहीं समझे ये बात। पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ, 1526। अब बताओ, पानीपत का फर्स्ट युद्ध हमेशा बार बार पूछा जा रहा, क्यों, क्योंकि 1526 के युद्ध ने यह दिखा दिया था कि अब आने वाला समय मुगलों का है, बाबर राजा बनेगा और दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का अंत हो जाएगा। क्या एक व्यापक परिवर्तन नहीं है, पूरी सल्तनत खत्म और नया वंश शुरू, बड़ा परिवर्तन है। इसलिए पानीपत का पहला युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा युद्ध आ जाओ, पानीपत का 1556 किसके बीच हुआ, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच युद्ध जब हुआ तो यह क्लियर हो गया कि अब भारत की भूमि पर सूर्यवंश खत्म, यानी अकबर अब वास्तव में शासक बनेगा और मुगल वंश को और ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तीसरा युद्ध आ जाओ, कौन सा,
पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच? 1761। क्या ये हुआ? 1761 के युद्ध में, पानीपत के युद्ध ने यह बता दिया कि भारत की भूमि पर कोई शासन करे या ना करे, मराठे नहीं करेंगे। क्या तुम्हें ये व्यापक परिवर्तन नहीं दिखे? और ले आओ, एक तराइन का युद्ध भी आएगा पूर्व मध्यकाल में। तराइन के युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। 2 युद्ध हुए। पहले युद्ध में हार गया मोहम्मद गौरी, और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि अब चौहान वंश खत्म और मध्यकाल की शुरुआत हो गई। अब भारत की भूमि पर इस्लाम राज करेगा। तो युद्ध वही पूछे जाएंगे प्राचीन भारत में जो किसी राजनीतिक सत्ता को बहुत ज़्यादा तेजी से परिवर्तित, छोटे मोटे युद्ध नहीं पूछे जाते। इस वजह से काहे घुसो को त्रिपक्षीय संघर्ष के 6ठे चरण में? क्या जरूरत है? पहले ही याद रहे, बहुत बड़ी बात है। तो फिर से बताओ, कन्नौज की इंपॉर्टेंस पता चल गई हमें। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ किसके किसके बीच? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज खाली हो गया। कन्नौज पर आयुध वंश का 2 भाई बैठ गए, इंदिरायुद्ध और चक्रायुद्ध। दोनों आपस में लड़ रहे हैं किसके लिए? कन्नौज की गद्दी के लिए। इसका फायदा उठाएगा कौन? जो नए नए राज साम्राज्य स्थापित हुए, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल। जब ये लड़ेंगे तो सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कौन करेगा? वसराज। वसराज पहुंचेगा कन्नौज, इंदिरायुद्ध चक्रायुद्ध को हटाएगा और इंदिरायुद्ध को गद्दी पर बैठा देगा। चक्रायुद्ध को सपोर्ट करने के लिए धर्मपाल पहुंच जाएंगे, लेकिन वसराज मजबूत है इसलिए धर्मपाल को भी हरा देगा। ये दोनों चीजें देखेगा कौन? राष्ट्रकूट का ध्रुव। ध्रुव देखेगा तुम तो मेरे दुश्मन हो, मालवा हमें चाहिए क्योंकि तुम तो सामंत थे, तो इसको वापस लेने के लिए कहाँ जाएगा? ये कन्नौज। वसराज को हराएगा, धर्मपाल को फिर से हरा देगा। तो पहला चरण किसके अधीन हो गया? ध्रुव के। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला चरण किसने जीता? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। इतना ही याद रहेगा, तब भी आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। बात समझिए, पक्का? अब रही बात, क्या ये है कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो चाहो तो इनका ब्रीफ हिस्ट्री हम एक एक क्लास से पढ़ा देंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन है, कौन महत्वपूर्ण शासक है, किसने क्या बनवाया। जैसे गोपाल है इसका शासक, ठीक है। गोपाल ने एक बिहार में ओदंतपुरी नामक विश्वविद्यालय बनवाया था। इसी के बाद धर्मपाल भी आएगा, और धर्मपाल ने, तुम्हें पता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। राजकूट में एक बहुत बड़ा शासक है अमोघ वर्ष। तो एक एक शासक मतलब उठाएंगे साम्राज्य, पाल वंश का इतिहास, प्रतिहार वंश का इतिहास, राष्ट्रकूट वंश का इतिहास। ठीक है, समझ में आया? पक्का? ये आ जाएगा समझ में। त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आप किताब खोलेंगे नहीं समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं